स्ट्रेस एक साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स है। जो अधिक स्ट्रेस लेते हैं उनके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है। तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म था। तो इस टेंशन को रिलीज करने के लिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम लोग आउटिंग पे जाते हैं। कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस केमिकल। स्ट्रेस फिजिकल बॉडी के अंदर डिजीज लेके आ रहा है, दूसरा पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है। क्या वाकई तनाव रिलीज हो पाता है या स्ट्रेस ओबेसिटी का एक बड़ा कारण है। इस एपिसोड को आप मिस मत करना, क्योंकि ये साइंस को समझना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अमूमन दिसंबर का मिड चल रहा है। और दिसंबर का मिड यानी कि बहुत से लोग आप सहित यानी वीकेंड क्यों ईयर एंड के जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग नए वर्ष के स्वागत में जुड़ेंगे और हम सब बाहर आउटिंग की ओर जाना चाहते हैं। मगर आउटिंग जाते क्यों है? जब इस पे मैंने लोगों से प्रश्न किया तो बोले यार पूरे वर्ष भर ना इतने काम का लोड होता है, इतना प्रेशर होता है, उससे टेंशन आती रहती है। और उस टेंशन को रिलीज करने के लिए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम लोग आउटिंग पे जाते हैं। कोई समुद्र किनारे जा रहा है, कोई जंगलों में जा रहा है, कोई देव स्थान, तीर्थ स्थान, अपने भगवान को याद करने के लिए वहां समय बिता रहा है। ऑलमोस्ट एक सप्ताह का लोग पैकेज बना लेते हैं। मगर क्या वाकई तनाव रिलीज हो पाता है या तनाव रिलीज करने के लिए हमें इस तरह बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है? और जब लौट आते हैं तो क्या रियली हम लोग अपने आप को स्ट्रेस फ्री या डी स्ट्रेस महसूस करते हैं? समझेंगे आज इसी बात पे। और आपको यकीनन बता रहा हूं, इस एपिसोड को आप मिस मत करना, क्योंकि स्ट्रेस रिलैक्सेशन के ऊपर, स्ट्रेस फ्री होने के ऊपर, स्ट्रेस से डिस्ट्रेस होने के लिए इससे बढ़िया वीडियो, इतना गहरा वीडियो आज तक नहीं बना है। तो हम हमेशा की तरह स्वागत करेंगे। आज मेरे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता है, जो कि एक मॉडर्न मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है। मॉडर्न मेडिकल को बात करते हैं, साथ ही साथ में वैदिक विज्ञान की भी बात करते हैं। यानी कि एक साथ दो पैकेज आपको मिल रहे हैं स्ट्रेस को समझने के लिए। आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न मेडिकल साइंस, और साथ साथ में हम समझेंगे वेदों में इस डिस्ट्रेस होने के लिए क्या प्रमुख बातें कही गई और कैसे होती हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है। नमस्कार पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली जैसा आपने कहा, लोग स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वेकेशंस पे जा रहे हैं, हॉलीडेज पे जा रहे हैं। स्ट्रेस एक ऐसा वर्ड बन गया है, बहुत ही फैंसी वर्ड, जो हर सेकंड हर पल सुनने को मिल रहा है अलग अलग तरीके से। किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है, किसी को किसी चीज का। पर अगर मैं पूछूं आपसे ये स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है, तो लोग स्ट्रेस की डेफिनेशन नहीं बता पाते, लेकिन ये बताते हैं कि स्ट्रेस किस कारण से हो रहा है। छोटे बच्चे से पूछता हूं तो कहते हैं पढ़ाई का स्ट्रेस है। एक बिजनेसमैन से पूछता हूं तो बोलता है बिजनेस का स्ट्रेस है। अगर यंग लड़कों से पूछूं तो बोले कैरियर का स्ट्रेस है। एक ओल्ड एज के पर्सन से पूछूं तो बोले यार बीमारियों का स्ट्रेस हुआ पड़ा है। तो डेफिनेशन किसी को नहीं पता है स्ट्रेस है क्या। हाँ, कारण सबको पता है। तो मैंने इसको समझा डीप जाकर कि स्ट्रेस बेसिकली है क्या। स्ट्रेस एक साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स है। साइकोसोमेटिक मतलब माइंड और बॉडी का रिस्पॉन्स, जो कब होता है। साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसमें बॉडी और माइंड अच्छा फील नहीं करते, फील गुड नहीं होता है, कुछ एबनॉर्मल फील होता है, राइट। लेकिन ये स्ट्रेस होता है अलग अलग कारणों से और होता है बॉडी और माइंड में। लेकिन ये है क्या, डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस का डेफिनेशन है मन मुताबिक ना होना। जब जब मन के मुताबिक नहीं होगा तब तब स्ट्रेस आएगा, चाहे वो छोटा सा कारण हो और चाहे एक बहुत बड़ा कारण हो। यानी जब जब माइंड फील करेगा कि मेरे मुताबिक नहीं हो रही हैं चीजें, मेरा कंट्रोल नहीं है, तब तब माइंड और बॉडी स्ट्रेस्ड फील करेंगे, तनाव फील करेंगे। उनके अंदर कुछ फील गुड वाली जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। शुक्रिया। अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो आप ही की जो मेडिकल बिरादरी है वो कहती कि जितनी भी आज बीमारियां आ रही हैं उसका जो मूल कारण है वो स्ट्रेस है। जब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की तो बोलते हो आप स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। शुगर की बात करते हो तो बोलते हैं हम स्ट्रेस आप बहुत ले रहे हो। मतलब जिसकी भी जाए, अभी भी पढ़ रहा था और एक डॉक्टर से कल ही बात हो रही थी, तो वो एक फीमेल आई थी, काफी वजन बढ़ गया था, ओवरवेट थी, ओबेसिटी। तो उन्होंने कहा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपका वर्कलोड है यार, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो इसलिए भी हो रहा है। तो एक स्ट्रेस इतनी सारी बीमारी कैसे ला सकता है? बहुत सही बात कही आपने। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में समझना है इसको पहले तो मुझे। राइट। तो आपने कहा ना कि स्ट्रेस बीमारियां लेके आ रहा है, सभी डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं।
जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर का पहला क्वेश्चन होता है, यार तुम स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हो? और वो बोलता है कि नहीं सर, पता नहीं, ऐसे तो कोई स्ट्रेस नहीं महसूस हो रहा है। लेकिन जब बीमारी आ रही है मतलब स्ट्रेस है। दूसरी तरफ स्ट्रेस हमारी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर देता है। एक स्ट्रेस पर्सन की पर्सनैलिटी और एक रिलैक्स पर्सनल की पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। कई बार आपके अपने ही दोस्त लोग कहते हैं ना, यार तुम स्ट्रेस लग रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारा ऑरा डाउन हो गया है, चेहरा डाउन हो गया है, व्यक्तित्व थोड़ा चेंज हो गया है। यानी स्ट्रेस फिजिकल बॉडी के अंदर डिजीज लेके आ रहा है, दूसरा पर्सनैलिटी को चेंज कर रहा है, थोड़ा डल सा आदमी दिखाई देता है। तो तीसरी चीज, स्ट्रेस्ड व्यक्ति के जो डिसीजंस होते हैं वो गलत हो जाते हैं। यानी स्ट्रेस हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को भी अफेक्ट करता है। और चौथा, स्ट्रेस एबनॉर्मल बिहेवियर को एक्टिवेट करता है। जो एक रिलैक्स्ड पर्सन है ना, वो गलत डायरेक्शंस में नहीं जाता, बहुत सारी चीजों को जो उसे पता है कि गलत हैं उसे अडॉप्ट नहीं करता लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेस जब आता है लाइफ में तो उसे रिलीज करने के लिए माइंड हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है, जैसे अल्कोहल, टोबैको और अन्य प्रकार के एडिक्शन। कुछ लोग तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए शॉपिंग करते हैं, बेफालतू की शॉपिंग। कुछ लोग स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए सिगरेट, टोबैको या जो नशा है उसकी सहारा लेते हैं। यानी स्ट्रेस 4 प्रकार से जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। पहला, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली डिजीज लेकर आ रहा है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी को डल कर रहा है। तीसरा, आपको एबनॉर्मल बिहेवियर्स, गुस्सा, गलत डिसीजंस ये लेकर आ रहा है। और चौथा, गलत चीजों की तरफ आपको एडिक्शंस लेकर जा रहा है। तो इसीलिए स्ट्रेस को और इम्पॉर्टेंट है मेडिकली समझना, डीप लेवल पे जाके समझना। तो अगर हम इसको पहले समझते हैं कि कैसे बीमारियां लेकर आ रहा है, कैसे एबनॉर्मल डिसीजंस लेकर आ रहा है। ये जो हमारा ब्रेन है, ये इस पूरी बॉडी का एक कंप्यूटर है। ये बॉडी जो एक मशीन की तरह काम करती है और ब्रेन उसका एक कंप्यूटर है, सारी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके बियॉन्ड हमारा एक माइंड है जो हमारा सॉफ्टवेयर है। यानी कि माइंड मतलब हमारे सोचने की और समझने की और फील करने की क्षमता। हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, ये है माइंड। तो स्ट्रेस किस में आता है? माइंड में शुरुआत होती है, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? शरीर को। यानी कि रूट कॉज स्ट्रेस का माइंड है, लेकिन इफेक्ट कौन होती है? बॉडी होती है। इसीलिए इसे साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स कहा गया है। साइको मीन्स माइंड एंड सोमा मीन्स बॉडी। तो मन जब जब परेशान होगा, जब जब उसे लगेगा कि उसके मुताबिक नहीं हो रहा है, वो कुछ एबनॉर्मल फील करेगा और उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा हमारे हार्डवेयर यानी कंप्यूटर पर। इस ब्रेन के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं एमिगडाला। ये 2 होती है, राइट और लेफ्ट। छोटी सी स्ट्रक्चर है। तो जैसे ही मन के अंदर में लगेगा, मन को फील होगा कि मन मुताबिक नहीं हो रहा है, मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ से कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा है, इमीडिएट एमिगडाला को फील होगा डेंजर डेंजर डेंजर। फील गुड नहीं होगा, उसे लगेगा ऑल इज नॉट वेल। और इमीडिएट एमिगडाला से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, जो ब्रेन का हिस्सा है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, उसके पास सिग्नल जाएगा। यानी कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स क्रिएट होंगे जो एमिगडाला से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को जाके सिग्नल देंगे कि ऑल इज नॉट वेल। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से एड्रिनल एक्सिस के ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर 2 छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, वहां से कुछ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस केमिकल, जिसमें मुख्य रूप से है एड्रिनालिन, नॉर एड्रिनालिन एंड कॉर्टिसोल। और ये जब ब्लड के अंदर जाते हैं तो ये पूरा केमिकल लोचा पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं केमिकल लोचा? कि जैसे ही कॉर्टिसोल आएगा, एड्रिनालिन आएगा, नॉर एड्रिनालिन आएगा, तब उस कंडीशन में सबसे पहला रिस्पॉन्स होगा कि आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। दूसरी तरफ जो ब्लड शुगर है वो इंक्रीज हो जाएगा। लीवर के अंदर जहां पर भी ग्लाइकोजन स्टोरेज है, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। ये क्यों किया जा रहा है बॉडी के द्वारा? यानी बॉडी को जब भी स्ट्रेस महसूस होगा, उसे ऑल इज वेल महसूस नहीं होगा, तो उस कंडीशन को बॉडी इमरजेंसी की तरह डील कर रही है। और उस इमरजेंसी को ठीक करने के लिए बॉडी के पास एक रिस्पॉन्स है, इनबिल्ट डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसे हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। यानी जब भी बॉडी में कुछ इमरजेंसी आएगी, उस दौरान बॉडी को या तो फाइट करना है या फ्लाइट करना है। और दोनों ही कंडीशन में, यानी भागना है या लड़ना है, दोनों ही कंडीशन में बॉडी को ज्यादा ग्लूकोज चाहिए,
बॉडी को ज़्यादा ब्लड प्रेशर चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर है वो दोनों बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली हमने ये समझा पांडे जी कि माइंड के अंदर में कुछ रिस्पॉन्स हुआ जिसकी वजह से एमिगडाला को फील गुड नहीं हुआ, डेंजर फील हुआ, उससे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से एड्रिनल एक्सिस से क्या स्क्रीट हुए, स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, और ये जैसे ही ब्लड में आते हैं तो बॉडी के अंदर फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से बॉडी अपने आप को तैयार करती है या तो फाइट के लिए या फ्लाइट के लिए, भागने के लिए या लड़ने के लिए। तो ऐसे में ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, तो ग्लूकोज ज्यादा स्क्रीट होना शुरू हो गया, और ऐसे में ही बॉडी को लड़ना है, यानी हाथ और पैरों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो इस दौरान बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। केवल इतना ही नहीं, बॉडी के अंदर और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे प्यूपिल डायलेट हो जाती है क्योंकि उस समय आईज को ज्यादा सिग्नल भेजने हैं, उस समय मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि मसल्स की पावर बढ़ जाती है। तो जैसे अगर कोई शेर आपके सामने आ जाए तो इमीडिएट इस सेकंड्स में जो एमिगडाला सेकंड्स में समझेगा ऑल इज नॉट वेल, इमीडिएट इमरजेंसी मोड एक्टिवेट होगा और ये सारी चीजें हो जाएंगी। तब तक जब तक आप शेर से या तो दूर भाग नहीं जाते या शेर को खत्म नहीं कर देते। लेकिन जैसे ही डेंजर खत्म हुआ एमिगडाला को फिर फील होता है ऑल इज वेल, और फिर एमिगडाला वापस रिस्पॉन्स भेजता है, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं और बॉडी वापस सिंपैथेटिक की बजाय पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में आ जाती है और सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। तो बॉडी के अंदर दो सिस्टम है, एक है फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसका मतलब है फीड एंड ब्रीड, रिलैक्स एंड क्योर। यानी इस दौरान बॉडी अपने आप को रीजनरेट कर रही होती है, हील कर रही होती है, और दूसरा है फ्लाइट फ्लाइट जिस समय बॉडी अपने आप को इमरजेंसी के लिए रेडी कर रही होती है। मतलब ये एक प्रकार से डिसास्टर मैनेजमेंट है, सिस्टम आपदा है, yes. है ना, आपदा प्रबंधन का एक अपने आप इनर बिल्ड सिस्टम बना हुआ है। बिल्कुल। अगर देखें तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म था, ये बनाया गया इनबिल्ट मैकेनिज्म है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि शेर तो थोड़ी देर के लिए आता है, हाँ। चीता तो थोड़ी देर के लिए, और एक्चुअल में देखा जाए एक्चुअल का शेर चीते भालू तो अब आ ही नहीं रहे हैं। हमें उन्हें देखने के लिए पिंजरे घर में जाना पड़ता है, जू में जाना पड़ता है, वहां जाकर रिलैक्स महसूस करना है। और आज हम क्योंकि वो पिंजरे में है, हाँ। तो हम तो डर नहीं रहे, नहीं डर रहे, वो हमसे डर रहा है। राइट। लेकिन नकली के शेर चीते भालू आज भी हमारे माइंड के अंदर बैठे हुए हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों, उसका बंगला मेरे बंगले से बड़ा क्यों, उसकी प्रमोशन मेरे प्रमोशन से पहले क्यों। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारे माइंड के अंदर में हम सोच रहे हैं, जिसे हम फील गुड नहीं कर रहे हैं, एमिगडाला उसे महसूस कर रहा है और वो वैसा ही असली और नकली में फर्क नहीं समझता। जैसे रात में आप जा रहे हैं, आपके पैर के नीचे एक रस्सी आ गई, माइंड ने उसे स्नेक समझ लिया, सांप समझ लिया, वो वैसा ही रिस्पॉन्स देगा जैसा कि ओरिजिनल के सांप के समय देता था। तो अब ये जो चीज हो रही है, ये कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स की वजह से ही हो रही है। तो असली के शेर चीते भालू तो कभी कभी देखने को मिलते हैं, असली की इमरजेंसी तो शायद ही कभी आ रही है महीने में एक आधी बार। लेकिन ये जो नकली की इमरजेंसी है, जो हम दिन में, रात में, ऑफिस में, घर में, बिस्तर पे, सब जगह चला रहे हैं, रात में नींद में भी चल रही है, तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ा हुआ है, लगातार ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। यही कारण है डायबिटीज का और हाइपरटेंशन का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर में एक अपना एक बिल्ड सिस्टम था इमरजेंसी से फाइट करने के लिए, जैसे कोई खतरनाक चीज आ गई जिससे कि बॉडी को बचाना था, उसके लिए बनाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी एक अपनी डे टू डे लाइफ में उसे एक परमानेंट स्थिति पे लाके चेंज कर दिया है। वो हमेशा सिंपैथेटिक मोड पे रहता है, राइट। और यही कारण है इतनी सारी बीमारियां जो उत्पन्न हो रही है उनका। तो अब एक आएगा स्ट्रेस से आप लोग कौन कौन सी, मतलब मेडिकल भाषा में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से डायरेक्ट अफेक्ट हो रही हैं, स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं। अगर स्ट्रेस को कम कर दिया जाए या स्ट्रेस को मिनिमाइज कर दिया जाए तो वो बीमारियां कम हो सकती हैं या रुक सकती हैं। देखिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ये तीन जो बीमारियां हैं, इसके पीछे तो स्ट्रेस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये हर मेडिकल एक्सपर्ट मानता है। ओबेसिटी क्यों हो रही है? क्योंकि जब क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, एमिगडाला को महसूस होता है कि इस व्यक्ति के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ स्ट्रेस रहता है, तो उसको ये लग रहा है कि उसके पीछे हमेशा शेर पड़ा हुआ है, और उस शेर को डील करने के लिए इसे एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत है। तो जितना भी हम खाना खा रहे हैं, वो एमिगडाला
सिस्टम मेटाबॉलिज्म में चेंज लाके उसे प्रिजर्व कर रहा है और व्यक्ति ओबेस हो जा रहा है। यानी स्ट्रेस ओबेसिटी का एक बड़ा कारण। लेकिन आज जो लेटेस्ट रिसर्च आ रही है और मेडिकल साइंस की जो एक लेटेस्ट ब्रांच है जिसको हम कह रहे हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, वो ये बता रहा है कि स्ट्रेस की वजह से एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज और इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। ये साइंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस समझ रहा था कि स्ट्रेस से केवल डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी हो रहे हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहता है कि आपका साइकी और आपका नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। यानी जो आप माइंड में सोचते हैं उसका डायरेक्ट असर आपके नर्वस, इम्यून और एंडोक्राइन सिस्टम में होगा। कैसे? कि जो माइंड में सोचते हैं, ब्रेन से एक न्यूरोपेप्टाइड क्रिएट होता है और वो न्यूरोपेप्टाइड जाकर आपके जो एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स हैं उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर रहा है, इम्यून सिस्टम में साइटोकाइंस हैं उसको चेंज कर रहा है और न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज कर रहा है। बहुत सिंपल वे में समझाता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको। मेडिकल साइंस की साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी ब्रांच कहती है अगर आपका माइंड लंबे समय से डरा हुआ है, फियर में है, डिप्रेस्ड महसूस कर रहा है, तो आपका इम्यून भी वही वाइब्रेशंस ले लेगा, इम्यून सिस्टम भी डाउन चला जाएगा और इम्यून सिस्टम के डाउन होने से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और आप प्रोन हो जाओगे सारी इन्फेक्शियस डिजीज के लिए, चाहे वो टीबी हो चाहे वो दूसरी हो। और हमने देखा भी है जब भी हमारा मूड डाउन होता है हमें कफ कोल्ड पकड़ लेता है, और अगर हम लंबे समय तक डिप्रेशन में रहेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शंस बार बार होने शुरू हो जाते हैं। कोरोना में इस बात को प्रूफ हुआ, जो लोग बहुत ज्यादा कोरोना की वजह से डर गए थे उनकी इम्यूनिटी डाउन हुई और कोरोना पकड़ लिया। बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर आपका माइंड हाइपर हो गया है, तुनक मिजाज हो गया है, बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर रहा है कोई छोटी छोटी चीजों पर, यानी हाइपर सेंसिटिव हो गया है, तो ऐसे में भी आपका इम्यून सिस्टम भी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून सिस्टम की हाइपर सेंसिटिविटी को कहते हैं एलर्जीज। तो आज लोग एलर्जीज के लिए बहुत सारे टेस्ट करवा रहे हैं कि मेरे को केला से एलर्जी तो नहीं है, मेरे को ग्लूटेन से सेंसिटिविटी तो नहीं है, मेरे को बनाना से या फूड से किसी प्रकार के पोलन ग्रेन से एलर्जी तो नहीं है, और वो सारी चीजों को हटा रहे हैं लाइफ में, लेकिन एलर्जी तब भी ठीक नहीं हो रही है। तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ कि देखिए कहीं आपको लाइफ की किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं हो सकता कि किस पर्सन से आपको एलर्जी और किस सिचुएशन से एलर्जी है। तो अगर आपका माइंड किसी पर्सन की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से हाइपर तुनक मिजाज हो गया है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी तुनक मिजाज हो जाएगा, हाइपर रिएक्टिव हो जाएगा, हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा। और आज पांडे जी हम देख ही रहे हैं कि लोग रिएक्शंस ज्यादा दे रहे हैं, रिस्पॉन्स कम दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो रिएक्शंस है, यही इम्यून सिस्टम भी वही रिएक्शन दे रहा है जो हम माइंड के रिएक्शंस दे रहे हैं, और इसके लिए हमें एंटी एलर्जीज खानी पड़ रही है, स्टेरॉइड खाने पड़ रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसर खाने पड़ रहे हैं। तीसरी तरफ ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ते जा रही हैं, आइटिस, पैनक्रेटाइटिस, यूवीआइटिस, अर्थराइटिस, थायरोइडाइटिस, यूवीआइटिस, ये जितनी भी आइटिस हैं यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडी बना रहा है। यानी ऑटो एंटीबॉडी मतलब इम्यून सिस्टम तब एंटीबॉडी बनाता है जब बाहर का कोई एंटीजन आता है उसको मारने के लिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन के प्रति एंटीबॉडी बना रहा है, कभी थायराइड के प्रति, कभी पैनक्रियास के प्रति। इसके पीछे की साइकोलॉजी ये है कि अगर व्यक्ति की लाइफ में बहुत लंबे समय से कंफ्यूजन चल रहा है, ड्युअलिटी चल रहा है, ये करूं वो करूं, ये ठीक है वो ठीक है, तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम भी कंफ्यूज हो जा रहा है। कंफ्यूजन की वजह से वो अपने ही ऑर्गन्स के प्रति एंटीबॉडीज बना ले रहा है। वो कंफ्यूज हो जा रहा है कि ये मेरा ऑर्गन है या ये बाहर का एंटीजन है। तो ये देखने को मिल रहा है रिट्रोग्रेड एनालिसिस में, ऐसे पेशेंट जिनके पास ऑटो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, जब उसकी हिस्ट्री टेकिंग देखते हैं तो कोई ना कोई ऐसा कारण उसकी लाइफ में मिलता है जिसकी वजह से वो ड्युअलिटी में जी रहा है, कंफ्यूजन में जी रहा है, या किसी अपनों के प्रति ही उसको एक बहुत ज्यादा द्वेष, ईर्ष्या या बहुत ज्यादा मन में कड़वाहट आ गई है किसी अपने के प्रति। तो ऐसे में अपना और पराया माइंड डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, और सेम चीज इम्यून सिस्टम अपने और पराये ऑर्गन में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। जो दो चीजें मैंने देखी है, जो अधिक स्ट्रेस लेते हैं उनके कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है एक, और सेकंड उन्हें आईबीएस के बड़ी शिकायतें हैं। ये एक मैं कुछ पढ़ रहा था उसमें भी देखा, और जब मैंने आम लोगों से बात की तो भी देखा कि जो लोग स्ट्रेस में है उन्हें आईबीएस भी है और उनका कॉन्स्टिपेशन भी है। हमारा जो गट है ना वो सेकंड ब्रेन है, यानी गट भी फील करता है। बोलते हैं ना गट फीलिंग नहीं आ रही मेरे को, तो गट के अंदर में फीलिंग है। अगर हमारा माइंड जकड़ा हुआ है, अकड़ा हुआ है, तो गट भी जकड़ जाती है, अकड़ जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। दूसरी चीज, जो हमारी गट बायोम है, गट के अंदर फ्लोरा है,
माइक्रोबैक्टीरियाज हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम बहुत लंबे समय तक एक तो अनहेल्दी फूड खाते हैं और एक टॉक्सिक डाइट खाते हैं, फिजिकल डाइट और मेंटल डाइट दोनों अगर गड़बड़ चल रही हैं तो ये गट बायोम, गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आईबीएस जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्ट्रेस सभी बीमारियों की जड़ है, केवल डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ओबेसिटीज ही नहीं, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज, इवन कैंसर में भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। समझिए कैंसर को, समझिए स्ट्रेस को डीपर लेवल पर जाकर समझेंगे और चर्चा भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि स्ट्रेस से बाहर कैसे जाया जा सकता है। क्या वाकई ये जो मेडिटेशन है ये असर करती है स्ट्रेस को हटाने में? क्यों लोग बार बार मेडिटेशन को कहते हैं? क्या मेडिटेशन केवल आध्यात्मिक है या कुछ साइंटिफिक भी है? मेडिकल में इसका कैसे उपयोग होता है और मेडिकल के लोग क्या कहते हैं? मेडिटेशन एंड मेडिकल साइंस, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मेडिटेशन का मन के अलावा शरीर पे क्या असर होता है, इस पे भी बात करूंगा। थोड़ा देर आप रुके रहिएंगे हमारे साथ में। हाँ, 21 दिसंबर वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित कर दिया गया है यूएन की तरह। तो इसके डीप साइंस को समझना पड़ेगा। फिर याद दिलाता हूं, छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, क्योंकि ये आज आपको जो बताएगा आज तक आपने कहीं नहीं सुना होगा। द फर्स्ट टाइम है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आगे मिलते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल।